दोस्तों, बिहार चुनाव के बारे में देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और बीजेपी का तंत्र जो कुछ दावे पिछले दिनों से कर रहा हो, पर सच्चाई यह है आज की तारीख में कि बिहार में कांटे की टक्कर है। और ज़मीनी सच यह है कि बिहार में पहली बार दोनों रीजनल पार्टीज, दोनों क्षेत्रीय पार्टी यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी, दोनों ही पिछली बार से और बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। आज से ठीक 4 दिन बाद बिहार के अंदर पैरा चुनाव फेज देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आंकड़े सामने निकल कर आने लगे हैं। क्या आखिर बिहार के अंदर किसकी हवा चल रही है, किसकी आंधी चल रही है और चुनाव किसके पलड़े में आकर गिरता हुआ नजर आ रहा है? बिहार में आखिर कौन जीत रहा है? आपको पूरे सही और सटीक आंकड़े आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिएगा क्योंकि गोदी मीडिया इस तरीके के आंकड़े आप लोगों को नहीं दिखाएगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव के बारे में देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और बीजेपी का तंत्र जो कुछ दावे पिछले दिनों से कर रहा हो, पर सच्चाई यह है आज की तारीख में कि बिहार में कांटे की टक्कर है। और ज़मीनी सच यह है कि बिहार में पहली बार दोनों रीजनल पार्टीज, दोनों क्षेत्रीय पार्टी यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी, दोनों ही पिछली बार से और बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। और दोस्तों, अगर पिछले 7-8 दिन की जितनी भी रैलीज बिहार में हो रही हैं उसका असेसमेंट करें, चाहे वो नरेंद्र मोदी की रैली हो, चाहे वो अमित शाह की रैली हो, नीतीश कुमार की रैली हो, या फिर विपक्ष की तरफ से महागठबंधन की रैली हो या प्रशांत किशोर की रैली हो, सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो वोटर्स का रिस्पांस है, जनता का रिस्पांस है, वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की रैलीज में है। इस तरह का ग्राउंड असेसमेंट है। और एक बड़ी बात जो सामने उभर के आ रही है कि तेजस्वी के साथ जो युवा वोटर है जैसे टूट पड़ रहा हो, खासकर जो 18 बरस से लेकर 28-29 बरस का वोटर है, जेन जी आप उसे कह सकते हैं, जनरेशन जेड वोटर, इसका रिस्पांस सबसे ज़्यादा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आरजेडी का जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, जो MY मुस्लिम और यादव, पूरी तरह से इंटैक्ट है, एक मुश्त ट्रांसफर कर रहा है। और इसके साथ अगर ये 25% युवा वोटर जुड़ता है और इस मोमेंटम को अगर तेजस्वी यादव बरकरार रखते हैं आने वाले 10-12 दिन तक, तो बड़ी जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव फिर इस बार बाजी पलट सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। आज की तारीख में बिहार में कौन आगे चल रहा है, तस्वीर पूरी तरह से क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की आरजेडी की, महागठबंधन की बात कर लेते हैं। कौन सा चला रहा है? पिछली बार महागठबंधन में तेजस्वी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, बल्कि यूं कहें कि पूरे चुनाव में 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, 75 सीटें उनको मिली थी। इस बार का जो ग्राउंड असेसमेंट है, ग्राउंड असेसमेंट सीट फाइट, आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा कि 70 से 80 सीटों पर तेजस्वी का रथ आगे चल रहा है। 80 के फिगर तक वो पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आज से 6-7 दिन बाद ये मोमेंटम और बढ़े, ये सीटें आगे भी हो सकती हैं, पीछे भी जा सकती। आज की तारीख में 80 सीटों तक तेजस्वी पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है कि 80 सीट जीतकर भी तेजस्वी सरकार नहीं बना सकते अपने दम पे। उन्हें कम से कम 42 सीट और चाहिए होंगी, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है बिहार की विधानसभा में, 243 की विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है। उस फिगर तक पहुंचने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए 42 सीटें और चाहिए। अब सवाल यह है कि तेजस्वी के जो बाकी साथी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टनर कांग्रेस है, उसके बाद लेफ्ट है, उसके बाद मुकेश सहनी साहब हैं, फिर एक गुप्ता जी हैं, क्या ये जो साथी हैं 42 सीटें जीतकर क्या ये तेजस्वी की झोली में डाल सकते हैं? क्योंकि 42 सीटें जीतकर में आती नहीं, सर पर ताज पहनना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा तेजस्वी के लिए। अब यहाँ एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि तेजस्वी की ताज पोशी जो है तभी मुमकिन है जब कांग्रेस बेहतर रोल अदा कर पाए। और इसलिए कांग्रेस को, राहुल को, प्रियंका को, पूरी कांग्रेस को हर सीट पर जी तोड़ मेहनत करनी होगी। पिछली बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। एक बड़ा झटका दिया था उन्होंने, आप कह सकते हैं, तेजस्वी यादव को। इस बार क्या कांग्रेस 19 से बढ़कर 25
25-30 सीट तक पहुंच सकती है। और अगर 25-30 सीट तक कांग्रेस पहुंच रही है, फिर लेफ्ट पार्टी साथ में दे रही, छोटी पार्टियां साथ दे रही हैं तेजस्वी यादव का, तो फिर एक चीज़ तय मानिए कि 14 तारीख का दिन तेजस्वी के नाम, 14 तारीख का दिन तेजस्वी के नाम हो सफर इतना सकता है आसान दोस्तों। भी नहीं है, क्योंकि बीच में अमित शाह हैं, मोदी हैं, उनका सिस्टम है, चुनाव आयोग है, पैसा है और भी बहुत कुछ है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताने जा रहा हूँ कि तेजस्वी यादव किस पायदान पर खड़े हैं, नीतीश कहाँ पर खड़े हैं, कांग्रेस का क्या रोल रहेगा, लेकिन एक और प्लेयर हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो नई पार्टी है उनकी, जन स्वराज पार्टी, 80 से ज़्यादा सीटों पर ठीक ठाक तरीके से लड़ रही है। 80 से ज़्यादा कुछ सीटों सीटें पर मिल भी सकती, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी सीटें प्रशांत किशोर को मिल सकती हैं और कितना वोट परसेंटेज उनका हो सकता है इस बार। और प्रशांत किशोर अगर मजबूती से लड़ते हैं तो ज़्यादा नुकसान किसका कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का, जनता दल यूनाइटेड का या बीजेपी, किसका ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं? अब दोस्तों आज मैं कम ही बोलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सीट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, उनको आप ज़्यादा सुने। पटना से हमारे साथ सीधे लाइव हो रहे हैं किंग बेल्लारी, कन्हैया बेल्लारी, 45 साल का एक्सपीरियंस है और बिहार के कई बार दौरे कर चुके हैं। सीट वाइज डेटा उनके पास है, क्योंकि मामला इलेक्शन का है, डेटा का है, तो डेटा किंग भी है। यहाँ युवा जर्नलिस्ट हमारे साथ अभिषेक हैं। और इलेक्शन कमीशन के बिना कैसे हम चुनाव की चर्चा कर सकते हैं, और आज के दौर में तो इलेक्शन कमीशन को समझना बहुत ही ज़रूरी। इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट उमाकांत जी को सीधे चलते हैं लाइव कन्हैया बेल्लारी के पास। सबसे पहले बेल्लारी साहब, क्या आपको लग रहा है, स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या कांग्रेस इस तरह की सीटें ला रही है कि तेजस्वी को शपथ लेना आसान हो जाए? क्या पिछली बार की तरह कांग्रेस मायूस तो नहीं करेगी? क्या कांग्रेस 25 सीटों के ऊपर निकल रही है? मैं आज गया था, राघोपुर देखा, महुआ देखा, महानार देखा, राजा पाकड़ देखा। मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस जो है 30 के आसपास रहेगी। क्या 29 जो उनका है, 30 बेल्लारी साहब, कभी कभी लगता है 30 सीट। कभी कभी लगता है आप ओवर प्रोजेक्ट कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बुरा मत मानिएगा। नहीं 30 सीट बता रहे हैं मैं मुझे, हाँ 30 सीट मैं बता रहा हूँ भाई, 30 सीट की MY मुस्लिम और यादव, बड़ा स्टेटमेंट बेल्लारी साहब। हाँ मैं बड़ा से हमेशा बड़ा ही स्टेटमेंट। अरे अमित शाह एक जगह कह रहे थे कि साहब डबल डिजिट में नहीं आ रही, अमित शाह बोल रहे हैं डबल डिजिट में तो उनकी पार्टी लोजपा नहीं आ रही है, जो हनुमान है उनको नहीं आ रहे हैं डबल डिजिट में। आप लिख लीजिए, वो डबल डिजिट में नहीं आएंगे। और नेट का चल रहा है, के आसपास आ रही है, हर जगह फाइट में है, मतलब हर जगह फाइट जहाँ है, महागठबंधन जहाँ भी लड़ रही है। इस बार 12 जगहों पर इनका कह लें फ्रेंडली फाइट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फाइट है। कांग्रेस इज डूइंग वेल, बहुत अच्छी तरह हो रही है। कांग्रेस इज डूइंग वेल, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन, बहुत बेहतर प्रदर्शन करी मिस्टर बेल्लारी के। ग्राउंड असेसमेंट सीट फाइट 30 के आसपास कांग्रेस जाके रुकेगी। 30 सीटें कांग्रेस को मिल रही, पिछली बार 19 मिली थी। आप कह सकते हैं जबरदस्त प्रदर्शन है, 50% मोर, इस तरह का प्रदर्शन है। बेल्लारी साहब, चलिए आपकी बात मैं मानता हूँ, 45 साल का तजुर्बा है, इलेक्शन देख रहे, एक एक सीट से आप वाकिफ है और तजुर्बे को मैंने हमेशा सलाम किया है। लेकिन 14 तारीख को मैं पूछूंगा जरूर आपसे, आप तो रहेंगे हमारे साथ। मुझे एक चीज और बता दीजिए, ये जो लेफ्ट पार्टीज हैं, ये जो लेफ्ट का कुनबा है, परिवार है, ये कितनी सीटें जीत कर तेजस्वी को दे रहा है? अभी हम CPI और CPM की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर मैंने काम नहीं किया है। फिर भी एक अंदाज पर काम किया, मैं माले पर काम किया हूँ। माले का मैं बता सकता हूँ कि 18 पर माले बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ रही है और पिछली बार 12 जीती थी। सरप्राइज नहीं होगा कि इस बार वो 15 तक पहुंच जाए। एक मिनट जरा अभिषेक, डेटा जर्नलिस्ट, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या पोजीशन है लेफ्ट की? पिछली बार क्या थी, इस बार क्या है? इस बार आपको क्या लग रहा है? ये 18 बता रहे हैं, 42 सीटें जीतकर। दीपक जी, मैं लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का आपको संक्षेप में बता देता हूं कि क्या स्थिति है। लेफ्ट और कांग्रेस की साझा ताकत पिछली विधानसभा में 35 सीटों की थी, 16 लेफ्ट थी और 19 कांग्रेस थी। कांग्रेस बेहतर रोल अदा कर पाई। माले जो पार्टी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेल्लारी जी, मुझे तो लग रहा है 18 नहीं 19 वो मजबूती से लड़ रही है। सिर्फ एक सीट है सिकटा, जिसे वो हारती हुई दिखाई दे रही है, नहीं तो बाकी 19 सीटों पर मैं देख रहा हूं कि उसके आसपास फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है। अब आगे कोई दिख जाए तो बात अलग है।
सीपीआई सीपीएम के जो 4 सीटें थी वो नंबर भी बढ़ने वाला है, वो 4 से आगे जाएंगे। ये तो टोटल तय आपको क्या लग रहा है? ये टोटल आंकड़ा मुझे लेफ्ट जो वाला दिखाई दे रहा है ये 16 से बढ़कर 22 से 25 के बीच में जाकर रुकेगा। और रही बात कांग्रेस की, जो 14 तारीख का दिन तेजस्वी के नाम हो सकता है भेलारी जी दोस्तों। के उससे मैं सहमत नहीं हूँ, भेलारी जी का जो आकलन है, 30 इसलिए है। जी 30 सीटें ये कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में बता दूं कांग्रेस 12-13 से ऊपर इसलिए नहीं जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में वही पुराना रवैया, जो कैंडिडेट जीतने वाला है उसको संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं, और जो कैंडिडेट हारने वाला दिखाई दे रहा है उस पर संसाधन झोंके जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स की कमी है, संसाधन की कमी है, पैसे की कमी है, रोकड़े की कमी है, 80 से ज्यादा सीटों पर अमित शाह मोदी जी के पास। भाई लखेड़ा साहब, मैं सवाल तो भेलारी साहब से पूछ रहा था, बीच में एक कमेंट अभिषेक से लिया, लेकिन अभिषेक ने कंफ्यूज कर दिया, डाटा किंग ने, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा आउट ऑफ द वे, फिर मैं भेलारी साहब के पास वापस जाऊंगा। भाई भेलारी साहब कह रहे हैं 30, किसका ज्यादा नुकसान गिरा कर के रहे हैं? 12-13 पे लिया है, तो आप भी बता दीजिए कि कांग्रेस को कितनी मिल रही है, 20, 25 या भेलारी साहब जो 30 बोल रहे हैं? मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो मेरी ग्राउंड रिपोर्ट्स है, मतलब वहां जो रिपोर्ट ग्राउंड पर रिपोर्टर है, 25 के करीब कांग्रेस जरूर आएगी। 57 पे कांग्रेस लड़ रही है, 58 सीटों पर शायद, और वो 25 सीट के करीब जीत रही है, ऐसा मेरा फीडबैक है। और जिन्होंने फीडबैक दिया है उन्होंने उसके ग्राउंड रिपोर्ट दिए हैं, कांग्रेस के जीतने के सपोर्ट में कुछ तर्क दिए हैं। जी जाहिर तौर पर आप हर सीट पर फोन करते हैं, ग्राउंड से डेटा लेते हैं, उसके बाद आप बताते हैं, मैं इज्जत करता हूं इसलिए आपकी काफी। भेलारी साहब चलिए ठीक है, कांग्रेस का एक कंफ्यूजन दूर किया, आप दोनों लोग जो कह रहे हैं, अभिषेक का कुछ और पॉइंट है, आप कह रहे हैं कि लेफ्ट भी ठीक ठाक देगा, तो ये बताइए जो मुकेश सहनी है और एक गुप्ता जी हैं, ये कुछ सीटें लाके खाते में डालेंगे तेजस्वी के? आईपी गुप्ता तो स्वयं जीत रहे हैं सहरसा से, उनके हारने का सवाल ही नहीं है। सहरसा से वो खड़े हैं आईपी गुप्ता, वो तो माने 100% जीत रहे हैं। पूरा कॉन्सोलिडेशन है तेजस्वी महागठबंधन के वोट का उनके फेवर में। ओके। और एनडीए का वोट तो मुन्ना MY मुस्लिम और यादव जो राजपूत समाज से हैं, ठीक है, और एनडीए ने ब्राह्मण को दिया जो सिटिंग है। तो आईपी गुप्ता तो 3 सीट पर लड़ रहे हैं, तो एक सीट तो वो ही जीत ही रहे हैं, एकदम 100% मान के चलिए। तो मुकेश सहनी जो है उप मुख्यमंत्री जो प्रोजेक्ट किए गए, उनके बारे में बता दीजिए, वो कितनी सीट देंगे तेजस्वी को? मुझे लगता है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि मुकेश सहनी 6 सीट पे जीत रहे हैं। 6 सीट हाँ 6 सीट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, 6 सीट पर मुकेश सहनी जीत कौन सा चला रहा है? तो आप समझ लीजिए, मैंने जो आंकड़े कौन सा चला रहा है? कि कांग्रेस का सहनी का जोड़ लीजिए, एक आईपी गुप्ता जो जोड़ लीजिए, और लेफ्ट का जोड़ लीजिए। मैं माले का तौर कर रहा हूँ। अब अभिषेक जी ने सीपीआई सीपीएम के बारे में, मैं माले के कि 18 सीट पर जबरदस्त और खूब अच्छी ग्राउंड असेसमेंट सीट फाइट, 15 से कम सीटें उनको नहीं है। चलिए मैं एक बहुत मॉडरेट फिगर रखता हूँ कि जितने भी तेजस्वी यादव के साथी हैं, मान लीजिए 50 सीटें ला के देते हैं, 122 पे मेजोरिटी है, तो क्या आपको लगता है कि 75 पार तेजस्वी जा रहे हैं, 75 सीटें ला रहे हैं, पिछले बार की परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे, पिछली बार से बेहतर करेंगे, या पिछली बार से कमतर करेंगे तेजस्वी? नहीं, तेजस्वी यादव का जो आज मैं घूमा, मैं देखा कि जो लोगों से मैंने बात किया, तो नीतीश कुमार के पक्ष में काफी लोग हैं, महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से काफी मिला इस बार। नीतीश कुमार का एक मैंने मीटिंग भी कवर किया जंदाहा में, क्या साहब भीड़ थी, और महिलाओं की क्या भीड़ थी। महिलाओं से मैंने बात किया, और वो भीड़ जो है बताता है कि इस आदमी के खिलाफ 42 सीटें जीतकर क्या तारीफ कर रही थी महिलाएं। और एक पासवान का गांव मैंने देखा, राजा पाकड़ में, वहां लोग महिलाओं से बात किया, वो महिलाएं भी, हमने पूछा कि कांग्रेस बेहतर रोल अदा कर पाए, अपने 10,000 गिला, तो हाँ 10,000 खूब मिला, 10,000 रुपया। 3-4 महिलाओं से मिले मेरे। तो लेकिन राघोपुर में तेजस्वी यादव का
वहाँ जलवा है तो वहाँ उसके बाद में कोई नहीं है। लेकिन बाकी जगह पर जो है क्या मैं बता रहा हूँ कि तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार मुझे लगा, तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार लगा और बराबर बराबर की जो है लड़ाई है। तो 14 तारीख का दिन तेजस्वी के नाम हो सकता है दोस्तों। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो इधर ये हो सकते हैं या जेडीयू हो सकती है, दोनों में चार और भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या बक्सर उक्सर की तरफ गया, मैं डुबराव घूमा, मतलब आप कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आप कह रहे हैं या तो नीतीश कुमार होंगे जिनकी जेडीयू है या फिर तेजस्वी हो सकते हैं। लेकिन ये फिगर आप कहाँ देखते हैं? 80 से ज्यादा सीटों पर बेंच मार्क क्या है? 75 सीट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 80 सीट, 70 सीट। मुझे लगता है कि 70 और 80 के बीच में तेजस्वी आकर रुकते हैं। ओके, 70 और 80 के बीच पिछली बार जैसी परफॉर्मेंस है। हाँ, वो किसका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ओके, स्टाइली को ये टच कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बेलारी साहब अगर 70-80 के बीच में तेजस्वी आ रहे हैं, उधर आप कह रहे हैं कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है 25 से 30, और जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वामपंथी दल हैं, वो भी उनको एक अच्छा बुके दे रहे हैं अपनी तरफ से, और सहनी भी कुछ ना कुछ सीटें जीतेंगे, गुप्ता भी कुछ ना कुछ देगा, नल नील का कोई ना कोई सहयोग मिलेगा। तो इसका मतलब सरकार तो फिर तेजस्वी की बन रही है, अगर मैं आपकी बात पर यकीन करूं। बिल्कुल, अब तो हमको भी लग रहा है कि उसकी सरकार बन जाएगी। सरकार उसकी बन रही है। ये जो इस बार तेजस्वी कह रहे हैं, कोई जाति की बात नहीं, धर्म की बात नहीं, कास्ट की बात नहीं, सबको नौकरी देंगे, हर घर को नौकरी देंगे। वो ये नहीं कहते कि भूमियार को नहीं देंगे या पंडित को नहीं देंगे या फलानुए को देंगे या अति पिछड़ा को देंगे, कोई रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही। ये जो चेंज है बिटवीन फादर एंड सन, क्या लग रहा है ये फ्यूचरिस्टिक लीडर एक डेवलप हो रहा है? सबको नौकरी देंगे, जिसके घर में नौकरी नहीं है सरकारी, देखिए, वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। अब आप ग्राउंड पर ये लोग, जैसे ये लोग उठाते हैं कि इन्होंने पोस्टर से लालू के पीछे हटा दी, कोई पूछता MY मुस्लिम और यादव, जरूरत नहीं है, तेजस्वी की जरूरत है। बुनियादी फर्क क्या है लालू तेजस्वी में? बुनियादी फर्क क्या है? भाई, लालू ने बहुत गलतियां की, बेटा तो नहीं किया। ये क्या तर्क है भाई? ऐसा थोड़े है कि जो पिताजी की यहाँ, उसके लिए तेजस्वी यादव कई बार माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिता और माता की राज में गलतियां हुई होंगी तो इतना बात आप समझ रहे हैं ना। और वो जो नौजवान है, जेनजी है, वो कौन सा चला रहा है, मतलब इतना, हाँ, वो पता नहीं उन्होंने क्या किया, हम लोग नहीं जानते। हम लोग को रोजगार देंगे, और ये कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो हम विश्वास करेंगे कि रोजगार देंगे। जी, बिलारी साहब ने दो प्रमुख बातें की। उन्होंने कहा कि एक तो उनको ऐसा लगता है कि 70 से 80 के बीच में तेजस्वी ग्राउंड असेसमेंट सीट फाइट। उन्होंने और कही कि पिता पुत्र में बुनियादी फर्क ये कि जो गलतियां लालू ने की, वो गलतियां तेजस्वी उनको करते हुए दिख नहीं रहे। तेजस्वी को फ्यूचरिस्टिक मानते हैं, और इसीलिए जो जेन जी है, 18 साल से लेकर 28 साल तक का वोटर है, जनरेशन जेड की बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने काठमांडू में सत्ता परिवर्तन कर दिया, वो जो एक पॉपुलेशन है, युवा, वो पागल है। नीतीश के साथ महिलाएं हैं और यूथ तेजस्वी के साथ, ये एक चेंज बता रहे हैं। भाई अभिषेक, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई 18 साल से 28 साल ये जो जेनजी है, एनर्जेटिक, ये जो एनर्जेटिक फोर्स है, क्या ये तेजस्वी के पीछे खड़ी हो गई? क्योंकि सारा ये जो असेसमेंट है डेटा पर है, और आप तो डेटा किंग हो, आपको लगता है कि यूथ बहुत तेजी से बिहार के एक नेता के पीछे खड़ा हो रहा है? देखिए दीपक जी, जब हम यूथ की बात करते हैं तो हमें नौजवान लड़कियों की भी बातें करनी होगी कि वो क्या कर रही हैं, वो किधर जा रही है, क्योंकि उनका वोटिंग परसेंटेज पिछले कई चुनाव में ये देखा जाता है कि ज्यादा 42 सीटें जीतकर, और उनके वोटर कई सीटों पर डिसाइडर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं वो जेंडर बायस्ड होकर के हम इस चीजों को नहीं देख सकते। हाँ, तो मैं लड़कियां भी शामिल कर रहा हूँ जेनजी में। हाँ, जेनजी में लड़कियां हैं, लेकिन तेजस्वी कांग्रेस बेहतर रोल अदा कर पाए, ये बड़ी बात है। बिलारी जी ने भी यही बात कही कि नीतीश कुमार की सभा में सिर्फ उम्रदराज महिलाएं ही नहीं दिख रही हैं जिन्हें 10,000 मिल रहा है, नौजवान लड़कियां भी दिख रही हैं। और आप देखिए
2006 में जब नीतीश कुमार ने साइकिल बांटना शुरू किया तो पहले लॉट में जिन 2-3 सालों तक लड़कियों को साइकिल मिला वो लड़कियां अब महिलाएं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के अंदर जो महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड है, अगर उनमें से 30% भी जेएनजी के अंदर से 30-35% यानी 1/3 भी महिलाओं का 18 से 28 के बीच के 1/3 14 तारीख का दिन तेजस्वी के नाम हो सकता है यादव अपने साथ लेकर के गए तो मैं मानता हूं कि 75 नहीं वो 90 सीटों तक पहुंच रहे हैं। चलिए, लेकिन अगर वो ले जा पाने में कामयाब नहीं हुए तो वो 60 सीटों तक सिमट रहे हैं। चलिए, समझ ये गया। मेरा मानना है। ये कह रहे हैं कि साहब बॉयज स्कूल जो है, बॉयज पटना बॉयज स्कूल उनके साथ तक रहा है, गर्ल्स स्कूल नहीं आ रहा है। को एजुकेशन अगर हो, नहीं लड़के और लड़कियां दोनों साथ हों तेजस्वी के, तो बात बन जाएगी, 90 तक पहुंच सकते हैं। मैं जरा 80 से ज्यादा सीटों पर। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी का रथ समय पे रफ्तार पकड़ रहा है और इस बार आपको चांसेस लगते हैं कि तेजस्वी सरकार बना सकते हैं? क्योंकि भाई कन्हैया साहब ने, बिहारी साहब ने तो साफ साफ कह दिया है कि सरकार उनको बनते हुए दिख रही है और ये फील्ड से लौट कर आए। किसका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं? इज तेजस्वी क्लोज टू फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट? देखिए, पहला फेज का जो इलेक्शन है वो 6 तारीख को है और आमतौर पर जब फेजेस के इलेक्शंस होते हैं तो मेरा ये अपना अनुभव है कि 2 फेज में खासतौर पर बिहार में हो रहा है। तो बिहार के पहले फेज के इलेक्शन का जो ट्रेंड होगा उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सेकंड फेज पर पड़ना तय है। अगर हवा निकल गई है कि तेजस्वी जीत रहे हैं तो फिर ये आंधी में कहीं बचेंगे नहीं। अगर नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं पहले फेज में कि साहब, तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी और मैदान नीतीश मार लेंगे और उसके बाद जो बीजेपी का जो ये तिकड़मबाजी चल रही है वो अपने आप खाने बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार के लोग राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा के आधार पर भी वोट करेंगे और पहले फेज के जो 6 तारीख को जो वोट होगा उस वोट के बाद हवा का रुख पता लगेगा, ऐसा मेरा मानना। जी, ये कह रहे हैं कि 6 तारीख को जो पोलिंग ट्रेंड्स होंगे, वोटिंग का जो पैटर्न इमर्ज होकर आएगा, क्योंकि एग्जिट पोल में भले ही वो आंकड़े सार्वजनिक ना किए जाए लेकिन फीडबैक मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, सेफोलॉजिस्ट को। 6 तारीख की शाम तक मुस्लिम और यादव कि बिहार का चुनाव किस तरफ जा रहा है, ये वो कहना चाह रहे हैं। बिलारी साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। हमने आज खुलकर बात करी, तेजस्वी की बात करी, कांग्रेस की बात करी और रोज हम लोग नीतीश और अमित शाह पर बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं बिलारी साहब आप थीसिस ही ना लिख दे हमारे इस शो में, अमित शाह और नीतीश कुमार की लड़ाई में। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपने कहा नीतीश भी अच्छा कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई अच्छा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं? वो किसका वोट काट रहे हैं? प्रशांत किशोर तो एनडीए का वोट काट रहे हैं। कौन सा चला रहा है तू? कल जो मुझे दे रहा, कौन सा चला रहा है तू? मैं एकदम सरप्राइज हूँ और काफी मैं सरप्राइज हूँ। मुझे तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर लगभग 10 सीटें जीत रहे हैं। ग्राउंड असेसमेंट सीट फाइट, ये मुझे सरप्राइज हुआ। मैं कल एक टीवी के शो में था, वहाँ कई पत्रकार मिले जो पूरा बिहार घूम रहे हैं, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन कल हुआ एक बड़े होटल में यहाँ पर। तो मैं सुन करके मैं गॉट सरप्राइज कि रियली कि यस, आप लोग बैठना में, हम जो नहीं बैठा है, आप क्षेत्र में घूमिए, गजब की लड़ाई वो आदमी लड़ रहा है। अरे तो बिलारी साहब 10 सीट लड़ रहा होगा तो 30 में नंबर 2 भी होगा, तो फिर बीजेपी को कितनी सीट का नुकसान कर रहे हैं? मैंने तो 2-3 बार कहा कि 34 सीट पर बीजेपी परेशान है उनसे, 34 सीट पर बीजेपी परेशान है कि हमको बहुत जोर शोर से ये परेशान कर रहे हैं 34 सीट्स पर। ये उनका जो सर्वे है, अंदरूनी सर्वे, वो उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ 34 सीट पर वो परेशान है। मैं एक लेटेस्ट आपको इंफॉर्मेशन की 10 सीट उन लोगों के, कम से कम 10 सीट जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं। अगर 10 सीट प्रशांत किशोर जीत रहे हैं तो उनका वोट शेयर भी ऊपर जा रहा है। 42 सीटें जीतकर सीटें होंगी जहां वो रनर्स अप होंगे, नंबर 2 में होंगे, और इसका मतलब ये है कि बीजेपी को ज्यादा डैमेज करेंगे। 34 सीटें फंसी हैं और अमित शाह जाहिर तौर पे 6 तारीख से पहले इस मसले को जरूर सुलझाने की कोशिश करेंगे, जैसे भी वो मैनेज करते हैं। कांग्रेस बेहतर रोल अदा कर पाए। 30 सेकंड है, आप ये मुझे फिर बताइए कि प्रशांत किशोर क्या तेजस्वी के भी वोट काट रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि वो कह रहे हैं, एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
देखिए दीपक जी, कल रात मुझे जो जानकारी मिली और बेहद विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली, जो बिहार में जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो एक टीम से नहीं, 2-3 टीमों से जी 80 से 82 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी 30,000 प्लस वोट ला रही है। अरे 30,000 से ज्यादा वोट 80 से 82 सीटों पर ला रही है। और वैसी सीटों में 62 से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी 14 तारीख का दिन तेजस्वी के नाम हो सकता है सीटें दोस्तों। लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ है। मतलब ओके। बीजेपी और बीजेपी के हनुमान के खिलाफ 72 से 75 सीटें हैं वैसी, चलिए जहां वो 30,000 वोट के करीब ला रहे हैं या उससे ऊपर ला रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर कितना बड़ा डेंट डाल रहे हैं। जी मेजर डेंट किसको झेलना पड़ेगा? स्वाभाविक है कि 80% तो भाजपा की सीटों पर वो 30,000 वोट ला रहे हैं, जैसा सर्वे वालों ने मुझे बताया, यदि उनके दावे सही है तो 80 से ज्यादा 14 सीटों तारीख पर। को लखेड़ा साहब, क्या प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर होंगे? और प्रशांत किशोर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं तेजस्वी की राह आसान कर रहे हैं, अमित शाह की राह मुश्किल कर रहे हैं? 30 सेकंड सर। प्रशांत किशोर सबकी राह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो इस समय किसका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं? संसाधनों में पिछड़े हुए हैं वो अपोजिशन है, उनके पास संसाधन नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपने कैंडिडेट को फाइट में ला रहे हैं। अगर उनके कैंडिडेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रशांत किशोर, तो अपोजिशन का भी नुकसान है। मेरा ये मानना है कि कमोबेश 50-60% वो बीजेपी का नुकसान पहुंचा रहे हैं, 40% वो अपोजिशन का नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर रहेंगे। आने वाले एक दशक तक, कम से कम हम कहेंगे कि 10-15 साल तक प्रशांत किशोर की राजनीति बिहार की जन दशा और दिशा को बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी मिस्टर भंडारी, लास्ट 20 सेकंड्स, क्या आपको लग रहा है कि इस युद्ध में एनडीए से आगे चल रहे हैं तेजस्वी, बीजेपी से आगे हैं, जेडीयू से आगे हैं तेजस्वी यादव, या पीछे हैं? देखिए, मैं ये अभी जो आपने सवाल पूछा उन लोगों से, अब तो ये चल रहा है कि अगर 10 सीट तक वो जीतेंगे और फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, हम असेंबली हो गया, तो किसका साथ लेंगे? ओके। वो किधर जाएंगे? एनडीए के साथ जाएंगे कि महागठबंधन के साथ जाएंगे? इस पर चर्चा होने लगी है। तो क्या करेंगे? कोई कहता है कि नहीं, अभी भी बहुत सारे लोगों को मानना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास आदमी हैं। वो कभी भी राहुल गांधी उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ना, हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे। MY मुस्लिम और यादव। नीतीश कुमार के हैं भेलारी जी, वो तो कह भी चुके हैं। खैर मैं कहूंगा कि अगर आप देखें प्रशांत किशोर को, तो सभी के साथ रहें, जैसे सब्जी में आलू होता है, सबके साथ रहे। वो ममता बनर्जी के साथ रहे, केजरीवाल के साथ रहे, राहुल गांधी के साथ रहे, मोदी को तो उन्होंने लॉन्च किया ही था एक तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल उनका जो है राज तिलक सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया था। क्या करते हैं प्रशांत किशोर, ये तो देखेंगे। अगर 10 सीट आ रहे हैं, 15 हो जाए। सब्जी में टमाटर है और बिलारी साहब ने एक चीज कही कि तेजस्वी इस वक्त आगे हैं, वो आगे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी ये बड़ी पार्टी होती हुई दिख रही है। एक बिलारी साहब ने अच्छी बात कही, कांग्रेसियों को सुनकर अच्छा लगेगा। इनका कहना है कि कांग्रेस पिछली बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, 50% प्लस करने जा रही है। हालांकि अभिषेक नहीं मानते। चलते चलते एक सवाल मुझे लग रहा है कि आखिर में ग्राउंड असेसमेंट सीट फाइट, लखेड़ा साहब आज सेटिस्फाई है तेजस्वी की सरकार बन रही है, या बीच में आप अमित शाह और मशीनों को लाना चाहते हैं? नहीं, मैं देखिए कोई प्रोडिक्शन नहीं इसलिए कर रहा हूं कि बड़ा खेल चलेगा। अभी 10-12 दिन है और बहुत बड़ा खेल, बड़ी भारी तैयारी मेरे हिसाब से चल रही है। और किस तरह से अगर इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, और 10-12 IAS ऑफिसर, RSS के तमाम लोग, टेक्नोक्रेट्स, ये वहां डेरा जमाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने देखो ना कि कोई सवालों के जो गड़बड़ झाला बिहार में वोट काटे हैं, 70,000 40,000 वोट काटे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये मैंडेट, नेचुरल मैंडेट कैसे कह सकते हैं हम उसको? जब लोगों को मतलब जो वैलिड वोटर हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके पास पिछले 30 सालों से उन्होंने वोट डाला, 40 सालों से वोट डाला, इस बार बूथ पर जाके उनका वोट ही नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जीतेगा वो जीतेगा, पता लगा वोट ही नहीं है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत बड़ी तादाद में वोट काटे गए हैं ताकि वो वोट डालने ना जाए, बूथों पर ना जाए। तो ये जो हालत है, ये हालत मुझे लग रहा कोई जांच का आश्वासन नहीं हुआ कि कोई जांच की जाए। हमारे इस डिबेट में भी कांग्रेस बेहतर रोल अदा कर पाए। बिलारी साहब लॉजिकली इनपुट के साथ, फीडबैक के साथ बहुत सी बातें करते हैं।
उसके साथ हमारे जो डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार डेटा के आधार पे बहुत सी चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं। दोनों लोग कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि भाई आरजेडी जो है उस वक्त आगे, तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, लेकिन आखिर में मशीनों का डर, चुनाव आयोग का डर, अमित शाह की रणनीति का डर दिखा के पानी डाल देते हैं एक तरह से लखेड़ा साहब, आप रोज मायूस कर देते हैं आप बेलारी साहब को। खैर एनीवेज, चुनाव अभी भी बहुत ओपन है। 14 तारीख को क्या होगा, जिस तरह की बहस करी, 14 तारीख का दिन तेजस्वी के नाम हो सकता है। तेजस्वी महागठबंधन को धीरे धीरे एडवांटेज मिल रहा है, फाइट टफ है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे तरजीह जो है वो लखेड़ा साहब की बात पर भी देनी पड़ेगी कि भाई सिस्टम जो सारा है, जिसमें मशीनें भी हैं, चुनाव आयोग भी है, डबल इंजन की सरकार भी है, ऑब्जर्वर भी है, पुलिस भी है, ये सारा कुछ जो सिस्टम है ये शाह साहब के हाथ पे, ये वो कह रहे हैं। तो इसको भी कहीं ना कहीं आप जहन में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेलारी साहब, आप आए, पूरा आज आपने दिन भर दौरा किया, फिर भी समय निकाला। 80 से ज्यादा सीटों पर। लखेड़ा साहब बहुत बहुत थैंक यू आपने, हालांकि आखिर में आप जो बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलते हैं। और अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि आखिर कौन बिहार के अंदर सही तरीके से सत्ता पर काबिज होता हुआ नजर आ रहा है, कौन बिहार के अंदर पकड़ मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर प्रशांत किशोर को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े किए गए कि प्रशांत किशोर जो 80 की 80 सीटों पर दोस्तों चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आखिर उनको कितनी सीटें मिलेंगी और वो किसको ज्यादा डेंट करेंगे, आरजेडी को करेंगे, जेडीयू को करेंगे, भाजपा को करेंगे, किसको ज्यादा डेंट करेंगे प्रशांत किशोर। और आखिर 14 नवंबर किसके नाम होने जा रही है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर ए टू जेड सब कुछ देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और बिहार के अंदर आपके नतीजे से, आपके हिसाब से, आपके आंकड़े से, आपके कयास से किसकी सरकार बन रही है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।